वेलकम फ्रेंड्स। कमर्शियल बैंक में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन। इससे पहले कि हम इस टॉपिक में आगे बढ़ें, मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहता हूं। एक बार एक सीधा साधा गांव का बुजुर्ग व्यक्ति बैंक में अपने अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवाने के लिए गया और जैसे ही उसने कैश काउंटर पे कैशियर को वो अमाउंट दिया तो कैशियर ने चेक करने के बाद उस व्यक्ति को कहा कि बाबा, इसमें तो नकली नोट हैं। तो उस बुजुर्ग ने बहुत मासूमियत के साथ जवाब दिया। क्या जवाब दिया उसने कैशियर को? बोला, बेटा तेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने ही तो अकाउंट में जमा करवा रहा हूं, नकली है तो कोई बात नहीं, तेरे अकाउंट में तो जमा नहीं करवा रहा ना, नकली है तो नकली कर दे। तो इस किस्से से आपके दिमाग में क्या पिक्चर घूमती है? क्या आप और हम अपने बैंक अकाउंट में जो करेंसी नोट डिपॉजिट करवाकर आते हैं, क्या जब भी कभी हम विड्रॉ करेंगे अपने अकाउंट से, क्या हमें सेम करेंसी नोट्स मिलते हैं? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि कभी हम कहीं दूर एटीएम से विड्रॉ करते हैं, कभी हम किसी बैंक के ब्रांच से कहीं और से विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से करेंसी नोट्स सब एक जैसे हैं। एक व्यक्ति से नोट जो आते हैं वो दूसरे को दे दिए जाते हैं, दूसरे से जो आते हैं वो किसी और को दे दिए जाते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसी फैसिलिटी के कारण, क्योंकि करेंसी नोट्स में यह सुविधा है कि सभी करेंसी नोट्स चाहे एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को दे दिए जाए या इस तरह से किसी को भी दे दिया जाए, तो उनको चलाने में उन्हें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। ऐसे ही बैंक क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और इंसिडेंट सुनाता हूं। कहीं पे न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी किसी होटल में। उसमें 100 व्यक्ति इनवाइटेड थे। सभी पे ड्रेस कोड लागू था। सभी व्यक्ति एक ही जैसा ओवरकोट पहनकर आए। वो ओवरकोट रंग, रूप, गुण, आकार, डिजाइन में किसी प्रकार से अलग नहीं थे। एक ओवरकोट जो पहले व्यक्ति का है वो दूसरे को दे दिया जाए तो उसमें कोई पता नहीं लगेगा कि उसी व्यक्ति का ओवरकोट उसे मिला है या नहीं मिला है। इतनी समानता उनमें थी। तो 100 व्यक्ति आए। बाहर एक क्लॉक रूम था। सबने अपने ओवरकोट क्लॉक रूम में जमा करवा दिए। क्लॉक रूम के एम्प्लॉई से एक टोकन ले लिया। अब जो क्लॉक रूम का इंचार्ज था वो बहुत स्मार्ट था। उसने देखा कि भाई मेरे पास 100 ओवरकोट्स हैं और ये पार्टी जो कि शाम को 7 बजे स्टार्ट हुई है, ये रात को 2 बजे तक चलने वाली है। 2 बजे से पहले ये ओवरकोट्स मुझसे कोई लेने आने वाला है नहीं। हाँ चलो, यदि किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में वापस जल्दी भी जाना हो गया तो मान लिया मैक्सिमम 10% लोग ऐसा कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, अपने अनुभव के आधार पे 100 कोट में से 10 ओवरकोट अपने पास रख लिए और बाकी 90 ओवरकोट उसने 12 बजे तक के लिए किराए पर उठा दिए, लोगों को दे दिए और उससे किराया कमा लिया। अगर 2-4 व्यक्ति वापस गए भी तो उनके लिए इसने 10 कोट स्पेयर में रख ही रखे थे।
इस तरह से किसी को पता भी नहीं लगा कि उनके ओवरकोट्स का क्या यूज़ हुआ है, कहाँ पे यूज़ हुआ है। और बड़ी स्मार्टली उस क्लॉक रूम के इंचार्ज ने उन 90 कोट्स को रेंट पे देकर उनसे रेंट कमा लिया। बिल्कुल ऐसा ही कमर्शियल बैंक्स भी क्रेडिट क्रिएट करने में करते हैं। जो मैंने आपको ये इंसिडेंट्स सुनाए हैं, इनका बिल्कुल हमारे टॉपिक से रिलेशन है, ये हमारे टॉपिक से बिल्कुल बाहर नहीं है। तो देखते हैं हम किस तरह से बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं। आप देखते होंगे कि हम लोग बैंक्स में जो पैसा जमा करवा कर आते हैं उस पे हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में यह क्वेश्चन तो अराइज होता होगा कि बैंक हमें इंटरेस्ट भी पे करता है डिपॉजिट्स पे, बैंक में इतने एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, उनकी सैलरी भी देता है, बिल्डिंग का रेंट भी पे करना है, लेकिन इन सब खर्चों को करने के बावजूद भी बैंक्स तब भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तब भी वो इतना प्रॉफिट कैसे कमा लेते हैं? तो आपके इस सवाल का जवाब हमारी आज की क्लास में है। तो किस तरह से बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं, यह हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि मान लिया कोई व्यक्ति है, मान लिया उस व्यक्ति का नाम है ए। उसने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए और बैंकों का एक नियम है जो कि सेंट्रल बैंक ने उनके लिए बना रखा है कि जो भी व्यक्ति आपके पास डिपॉजिट्स करवाएंगे उन डिपॉजिट्स का 10% आप अपने पास ही रखेंगे और उसे आप आगे उधार में किसी को नहीं दे सकेंगे। तो कितना रखेंगे? 10%। लेकिन बाकी का 90% उस पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसे तो कमर्शियल बैंक्स आगे इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन के लिए उधार दे सकते हैं। और यदि वो उधार नहीं देंगे तो फिर उनको इंटरेस्ट अर्न कहां से होगा, इनकम कहां से होगी? तो इस तरह से तो बैंक लॉस में चले जाएंगे अगर वो उधार नहीं देंगे। तो बैंकिंग का बिजनेस ही मेन यही है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। यही कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन में हमने स्टडी किया था। तो हम इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं जरा। हमने बैंक की 2 बैलेंस शीट बनाई हैं और बैलेंस शीट यहाँ पे जो विद्यार्थी अकाउंट्स नहीं भी जानते तो भी कोई मुश्किल बात नहीं है। बैलेंस शीट सिर्फ इतनी होती है कि एक तरफ तो बैंक के पास जो असेट्स हैं, जो संपत्तियां हैं, बैंक उनको शो करता है, और दूसरी तरफ लायबिलिटीज यानी कि उसकी जो देनदारियां हैं, जिन जिन का उसने पैसा देना है, उनको शो करता है। और दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ए ने अपने अकाउंट में बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए। जैसे ही उसने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए तो बैंक के पास 10,000 रुपीज कैश इंक्रीज हो गया और बैंक की असेट्स 10,000 रुपए से बढ़ गई। इस तरह से कैश रिजर्व्स जो थे बैंक के वो 10,000 से इंक्रीज हो गए। अब ए ने जो अकाउंट में अपने में पैसे जमा करवाए हैं उसे कभी आवश्यकता होगी तो वह उनको निकलवा भी सकता है। तो दूसरी तरफ बैंक के लिए वह एक लायबिलिटी यानी कि देनदारी भी है, दायित्व है बैंक के लिए। तो बैंक इधर लायबिलिटी साइड में भी लिखेगा डिमांड डिपॉजिट्स। ये प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट है जो स्टार्टिंग में इनिशिएट किया है ए ने अपने अकाउंट में जमा करवा के। तो इस तरह से 10,000 रुपए बैंक के लिए दायित्व भी बन गए, देनदारी भी बन गई। तो 10,000 रुपए कैश आ गया बैंक के पास और 10,000 रुपए जब भी डिपॉजिटर मांगेगा तो बैंक ने उसके देने हैं, तो उसके लिए लायबिलिटी भी है। अब 10%
हमने यहां पर रिजर्व रिक्वायरमेंट मानी है, तो रिक्वायर्ड रिजर्व हमने माना है RR 10%। कैश रिजर्व बैंक के पास जो इनिशियली इंक्रीज हुए हैं वो है 10,000। तो मनी क्रिएशन कैसे होगी? कैश रिजर्व्स ₹10,000 इंटू 1/RR 10%। 10% को आप 0.10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10% का मतलब है 10/100, और 10/100 को आप सॉल्व करेंगे तो वो 0.10 ही आपका निकल कर आएगा। तो 1/0.10, 10,000 को 0.10 से डिवाइड करेंगे तो यह आपको अमाउंट प्राप्त होगा 1,00,000 रुपए। इस तरह से ये फार्मूला हमें बता रहा है कि ए ने बैंक में अपने अकाउंट में जो 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए हैं उससे 1,00,000 रुपए की क्रेडिट क्रिएशन होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर इस बैंक के द्वारा, उस 10,000 रुपए के कैश रिजर्व से। कैसे होगी? हम ये प्रोसेस यहाँ बैलेंस शीट के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। अब हम बैलेंस शीट के सेकंड पार्ट में आते हैं। जब ये प्रोसेस बैंक ने इनिशिएट की, क्रेडिट क्रिएशन की, तो स्टार्टिंग में आप फिर वही लिखेंगे, कैश रिजर्व बैंक के पास 10,000 है ही जो ए ने जमा करवाए हैं, और प्राइमरी डिपॉजिट जो ए के देने भी हैं ये देनदारी में है 10,000 रुपए लायबिलिटी साइड में। अब बैंक कैसे करेगा? बैंक 10,000 का 10% जो कि बनता है 1,000 रुपीज वो डिडक्ट कर लेगा, वो अपने पास रख लेगा, और बाकी के 9,000 बैंक लोन के रूप में, एडवांसेस के रूप में उधार दे देगा। सपोज एक दूसरा व्यक्ति है बी जिसे लोन की आवश्यकता थी, बैंक ने उसको 9,000 का लोन दे दिया, तो यहां पे बैंक की एक असेट और इंक्रीज हो गई। 9,000 का लोन दे दिया तो 9,000 का लोन बैंक के लिए असेट है, क्योंकि बी से जब भी वो पैसा चाहेगा उसे वापस मिलेंगे। अब सपोज बी ने आगे किसी की पेमेंट करनी थी सी की, तो बी ने चेक काट कर सी को दे दिया। अभी हम सिंगल बैंकिंग सिस्टम में ही पढ़ रहे हैं, एक ही बैंक है, तो सी का अकाउंट भी सी बैंक में है। अब सी ने वह चेक अपने अकाउंट में जाकर डिपॉजिट करा दिया। जब उसने अपने अकाउंट में चेक डिपॉजिट कराया तो बैंक के लिए सी को वो पैसे जब सी चाहेगा देने पड़ेंगे, तो बैंक के लिए वह एक दायित्व बन गया, एक देनदारी बन गई। तो इस तरह से बैंक की लायबिलिटी भी 9,000 रुपीज से इंक्रीज हो गई। अब बैंक के पास 9,000 के और डिपॉजिट्स आ गए। अब इन 9,000 के डिपॉजिट्स के अगेंस्ट बैंक 10% इसमें से और डिडक्ट कर लेगा 9,000 में से, जो कि 900 हो जाएगा। उसको डिडक्ट करने के बाद बैंक 8,100 रुपीज के लोन आगे दे सकता है पब्लिक को, और बैंक ने ऐसा किया। मान लिया एक व्यक्ति को डी को 8,100 रुपीज बैंक ने लोन के रूप में दे दिए। अब डी ने उसकी पेमेंट करनी थी ई को उसने पेमेंट की चेक से, ई ने वो चेक अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। तो इस तरह से बैंक फिर वही है। तो 8,100 जब ई ने डिपॉजिट कराए तो बैंक के लिए ये देनदारी होगी, क्योंकि ई जब भी चाहेगा वो पैसा बैंक से ले सकता है। तो यहाँ पे लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी सेम अमाउंट से। अब ई के डिपॉजिट करवाने से बैंक के जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं, ध्यान करें ए के प्राइमरी डिपॉजिट्स थे जिनसे प्रोसेस इनिशिएट हुई थी, उसके बाद सब डिपॉजिट्स सेकेंडरी डिपॉजिट्स कहलाएंगे, डिमांड डिपॉजिट्स पर सेकेंडरी डिपॉजिट्स कहलाएंगे। 8,100 और सेकेंडरी डिपॉजिट्स इंक्रीज हो गए। सिमिलरली बैंक क्या करेगा? 8,100 में से 10% 810 डिडक्ट करके रिजर्व रिक्वायरमेंट के लिए, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है 10% की, जो हमने एज्यूम की है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो 810 रुपीज डिडक्ट करेगा और बाकी 7,290 रुपीज लोन दे देगा किसी और को। सपोज एफ को लोन दे दिया। अब एफ ने पेमेंट करनी थी जी को,
उसने जी को पेमेंट की, जी ने अपने अकाउंट में यहाँ पे डिपॉजिट करा दिया, तो ये बैंक के लिए लायबिलिटी हो गई 7,290 रुपीज। तो इसी तरह से ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक बहुत नेग्लिजिबल सा अमाउंट ना रह जाए। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपकी चलते चलते पहुंच जाएगी लास्ट तक, और 1 लाख रुपीस आपका यहाँ पे इस एक 10,000 के डिपॉजिट से क्रिएट हो जाएगा बैंक की बैलेंस शीट में। तो आप देख पा रहे हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि बैंक में ए ने जो 10,000 रुपये जमा करवाए थे, बैंक ने उससे 1 लाख रुपए की क्रेडिट क्रिएट कर दी। अब बैंक को इंटरेस्ट तो जो है वो 1 लाख रुपए पे मिल रहा है, और बैंक ए को केवल उसके 10,000 पे इंटरेस्ट पे कर रहा था। तो इस तरह से बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं, और उस क्रेडिट क्रिएशन से उनको इनकम होती है, इकोनॉमी का जो साइज है वो इंक्रीज होता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बढ़ता है इकोनॉमी में। तो ये हमारा क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन था। अब ये पॉसिबल क्यों हो पाया? क्योंकि करेंसी नोट्स सब एक जैसे हैं। एक व्यक्ति के पास जो रुपए हैं उनको दूसरा व्यक्ति ले ले तो उसके लिए भी वो वैसे ही काम करेंगे जैसे कि वो पहले व्यक्ति के लिए करते हैं। यदि ऐसा ना हो पाता करेंसी के द्वारा, करेंसी में ये गुण ना होता, तो फिर ये क्रेडिट क्रिएशन पॉसिबल नहीं थी। अब क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन तो हमें पता लग गया कि 10,000 के कैश रिजर्व से अगर 10% रिजर्व रिक्वायरमेंट हो तो 1 लाख रुपीस की हम क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे बैलेंस शीट के माध्यम से देखा भी है। अब इससे मिलती जुलती एक टर्म आती है क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर। इसके लिए फार्मूला है, कैसे डिनोट करते हैं हम मल्टीप्लायर को? यहाँ पे फार्मूला है 1/CRR। CRR मींस कैश रिजर्व रेशो। क्या होती है कैश रिजर्व रेशो? जब पब्लिक कमर्शियल बैंक्स में अपने अकाउंट में पैसा जमा करवाती है तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के लिए एक रेशो फिक्स करता है कि उसे अपने टोटल डिपॉजिट्स का इतने % अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास, यानी कि हमारे देश में जिसको हम RBI बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करवाना पड़ेगा। यानी कि सारा अमाउंट वो लोगों को आगे उधार नहीं दे सकते। तो वह जो परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंकों को RBI के पास जमा करवानी पड़ती है, अपने टोटल डिपॉजिट्स का जितने % अमाउंट RBI के पास जमा करवाना पड़ता है, उसी को हम कैश रिजर्व रेशो CRR के नाम से जानते हैं। अब सपोज जैसे इसी क्वेश्चन में हम लें, अगर CRR भी मान लिया हमारे 10% ही हो तो मल्टीप्लायर आपका क्या होगा? 1/10%, तो 10/100, तो आप 0.10 लिख सकते हैं। तो 1/0.10 ये आपका आ जाएगा 10 टाइम्स। तो ये क्या बता रहा है कि जितना भी आप डिपॉजिट कराएंगे इनिशियली, अगर CRR 10% है तो उसका 10 टाइम्स 10 गुना क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा। और ऐसा ही आपने चेक भी किया होगा, यहाँ पे 10,000 का 10 टाइम्स 1 लाख बनता है, और वो 1 लाख यहाँ पे मनी क्रिएट हुआ था या क्रेडिट क्रिएट हुआ था। यहाँ पे हम मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन को एक पर्यायवाची के रूप में ले रहे हैं, एक जैसे ले रहे हैं। जब हम सेकेंड ईयर में स्टडी करेंगे तो मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहाँ पे इन टर्म्स में हम थोड़ा डिफरेंस करेंगे। 12th क्लास में हम दोनों को सिनोनिम्स मानकर चल रहे हैं। तो ये थी हमारी क्रेडिट क्रिएशन की कंसेप्ट कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने अकाउंट में जो बैंक में डिपॉजिट करवाता है, बैंक उससे सोसाइटी में, इकोनॉमी में
कितनी क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, तो ये आपने इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखा। तो वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।